नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान में आज अपन संविधान के एकात्मक लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी फीचर्स है जो भारतीय संविधान को एकात्मक लक्षण से सुशोभित करते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताओं में पढ़ा है अपन ने कि संघात्मक और एकात्मकता का मिश्रण होता है। लास्ट वीडियो में मैंने संघात्मक लक्षणों के बारे में बताया था, उनकी व्याख्याएं की थी। जैसे RS-IAS मेंस जैसी परीक्षाओं में एक विशेषता दे दी जाती है और उसके ऊपर विवेचना करने के लिए, समीक्षा करने के लिए अपने को कहा जाता है। तो एक एक पॉइंट को उठाएंगे और उसे अपन जितना विस्तृत तरीके से समझ सकते हैं उतना विस्तृत तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। संविधान की एकात्मक फीचर्स के बारे में देखते हैं अपन। यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं, यूनिटरी फीचर्स क्या है। पहले यूनिटरी फीचर्स की अपन बात करें तो बात आती है सशक्त केंद्र। पहला पॉइंट इसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर। केंद्र बहुत ही ज्यादा मजबूत है। यहाँ पर किस तरीके से मजबूत है, इसमें अपन सूचियों की बात करेंगे। जब अपन ने संघात्मक लक्षण देखे थे तब सूचियों के बारे में ये देखा था कि एक अनुसूची बनाई गई है 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होता है और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन मान्य होगा केंद्र का कानून। यदि दोनों एक ही विषय पर कानून बनाते हैं तो केंद्र का कानून मान्य होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे नए विषय आ जाते हैं जिनका वर्णन न तो संघ सूची में होता है, न राज्य सूची में होता है, न समवर्ती सूची में होता है। ऐसे विषयों को अवशिष्ट विषय, रेजिडुअल पावर कहा जाता है। रेजिडुअल पावर इन अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास में होती है। तो यहाँ पर एकात्मक के लक्षण अपन देखते हैं कि किस तरीके से सशक्त केंद्र है। पहले अपन बात करें संघ सूची। संघ सूची में यानी जो भी महत्वपूर्ण विषय है उनको संघ सूची में रखा गया है और इन महत्वपूर्ण विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास में हो गई है। तो जब केंद्र शक्तिशाली हो गया, इसका मतलब ये किसका लक्षण है, एकात्मक विशेषताओं का लक्षण है, यूनिटरी फीचर्स सही है। दूसरा अपन बात करें राज्य सूची के बारे में। अपन ने पढ़ा है कि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है, राज्य विधानमंडल को होता है। लेकिन संविधान में एक अनुच्छेद है 249, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 राज्यसभा को यह पावर देता है कि राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत का तात्पर्य है कुल सदस्य संख्या का आधे से ज्यादा सदस्य तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्य यदि प्रस्ताव को पारित कर दें तो ऐसा प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव कहलाएगा। तो राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दे सकती है। यानी इस पर कानून अब केंद्र बनाएगा। यानी विषय राज्य सूची का है लेकिन कानून बनाने की शक्ति केंद्र को दी जा सकती है और ये शक्ति एक बार में 1 वर्ष के लिए केंद्र को दी जा सकती है। यानी यहां पर भी मजबूत कौन हो गया, केंद्र मजबूत हो गया। तो किसका फीचर हो गया, ये यूनिटरी का फीचर हो गया। अब बात कर लेते हैं समवर्ती सूची के बारे में। समवर्ती सूची के बारे में अपन ने पढ़ा है कि
आपको बताऊं मैं, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी होता है और राज्य को भी होता है, लेकिन यदि किसी विषय पर दोनों ने कानून बना दिया, केंद्र ने भी कानून बना दिया और राज्य ने भी कानून बना दिया, तो मान्य होगा यहाँ पर केंद्र सरकार का कानून। फिर एक और बात अपने यहाँ पर की कि ऐसे विषय जिनका वर्णन तीनों सूचियों में नहीं है, ऐसे विषयों को अवशिष्ट विषय कहा जाता है। ऐसे विषयों को अवशिष्ट विषय कहा जाता है और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास में होती है। ये अपन ने कनाडा के संविधान से लिया है, बाकी अमेरिकी संविधान में होती है कि अवशिष्ट विषयों पर कानून वहां के राज्य ही बनाता है, राज्यों को ही यह अधिकार होता है। तो जब यदि अपने पास में सर क्वेश्चन आए 50 वर्ड्स में, यह को टिप्पणी पूछ ले कि सशक्त केंद्र के बारे में, यानी ये एकात्मकता का लक्षण है, सशक्त केंद्र एक एकात्मकता का लक्षण है, भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए, भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीजिए। तो अपने को यही 3 पॉइंट उठाने हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। बाकी वर्ड लिमिट पे डिपेंड करता है। आगे अपन और पॉइंट पढ़ते हैं, वो भी ये बताएंगे कि अपने यहाँ पर केंद्र ही सशक्त है। दूसरे पॉइंट पर अपन बात करते हैं, स्टेट नॉट इंडस्ट्रियल, राज्य अनस्वर नहीं है, राज्य डिस्ट्रॉयर नहीं है, राज्य अनस्वर नहीं है। इसका मतलब है, एक क्वेश्चन भी आता है, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम्स में, भारतीय संविधान है राज्यों का संघ, इंग्लिश में वर्ड आता है यूनियन ऑफ स्टेट है। अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। अमेरिकी संविधान भी राज्यों का संघ है, लेकिन अमेरिका फेडरल ऑफ स्टेट है। फेडरल ऑफ स्टेट है। क्या फर्क है इन दोनों में? भारतीय राज्य में यदि कोई बाहरी राज्य शामिल हो जाता है या बाहरी राज्यों को शामिल कर लिया जाता है तो वह शामिल तो हो गया, लेकिन अपनी मर्जी से अब अलग नहीं हो सकता है। जबकि अमेरिका फेडरल ऑफ स्टेट है, यानी वहां पर आपसी सहमति के आधार पर 13 जो इकाइयां थी, उन इतिहास पढ़ा हो आपने अमेरिका का, तो 13 इकाइयां थी, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एक हुए और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए का निर्माण हुआ। अमेरिका का कोई राज्य यदि अलग होना चाहे तो वह अलग हो सकता है, उसकी एक प्रक्रिया है। लेकिन भारतीय संविधान में भले ही गोवा, पौंडीचेरी, सिक्किम ये देश आजाद होने के बाद में भारत में शामिल हुए हैं, लेकिन आज यदि वह अलग होना चाहे तो वह अलग नहीं हो सकते हैं। भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, वह कभी अलग नहीं हो सकता है। जबकि अमेरिका में कोई राज्य चाहे तो वह अलग हो सकता है। तो जब राज्य अलग नहीं हो सकता है तो वह यूनिटरी फीचर्स का लक्षण हो गया। सारी शक्ति किसके पास में हो गई? केंद्र के पास में हो गई। उसके अलावा आपने देखा अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 या अनुच्छेद 2, 3 ये कहते हैं, अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत में चाहे कोई नए राज्य का निर्माण करना हो, किसी राज्य की सीमा को कम करना हो या उसको बढ़ाना हो, यहां तक कि उसका नाम परिवर्तन भी करना हो, तो ये कार्य केंद्र सरकार ही करती है। और केंद्र सरकार इसे साधारण बहुमत से कर देती है, तो बिल्कुल इजी वे है। इसलिए शक्ति किसके पास में? संसद के पास में, क्योंकि ये कार्य संसद ही कर सकती है, राज्यों के पास में पावर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है एकल संविधान। देखिए एकल संविधान
एकात्मकता का लक्षण है। संघात्मक राज्य में क्या होता है, केंद्र का अलग संविधान होता है, राज्य का अलग संविधान होता है, लेकिन भारत में संविधान एक ही है। अमेरिकी संविधान में 7 ही अनुच्छेद हैं और 7 अनुच्छेद का कारण यही है कि वहां पर राज्यों के अलग संविधान है। क्योंकि भारतीय संविधान यदि बहुत बड़ा है, विस्तृत है, तो उसका कई बार जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान इतना विस्तृत है, लेख लिखिए, तो उसमें यही एक पॉइंट अपन ये भी लिख सकते हैं कि इसका कारण है कि बहुत ही विस्तृत इसलिए बनाया गया है भारतीय संविधान को। एक तो यहाँ पर विविधता है, दूसरा ये रीजन है कि राज्यों के अलग संविधान नहीं है और एक ही संविधान है, और एकल संविधान किसका लक्षण है, एकात्मक विशेषताओं का लक्षण है। ऐसे ही एकल नागरिकता, अपन भारत के नागरिक हैं। अपन कभी ये नहीं कहते हैं कि मैं राजस्थान का नागरिक हूं, पंजाब का नागरिक हूं, हरियाणा का नागरिक हूं। जब बात आती है नागरिकता की तो अपन भारत के नागरिक हैं। ये एकल नागरिकता का लक्षण है, और एकल नागरिकता एकात्मकता का लक्षण है, न कि संघात्मकता का लक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें, संविधान का लचीलापन। संविधान का लचीलापन, इस बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी आप। कठोर संविधान संघात्मकता का लक्षण है। देखिए, अगर आपने अंतिम वीडियो देखा हो तो इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोई संविधान कठोर है या लचीला है, इसका पता कैसे चलता है, उसकी संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसी है, इससे उसका पता चलता है। लास्ट वीडियो देख लेना जो मैंने बनाया है संघात्मकता के ऊपर, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। संविधान में संशोधन 3 तरीके से हो सकता है। एक तो साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब है कि कुल सदस्य संख्या के आधे से ज्यादा सदस्य यदि सहमत हो जाते हैं और प्रस्ताव को पारित कर दें तो ऐसा प्रस्ताव कहलाता है साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव। इजी प्रोसेस है कि आधे से ज्यादा यानी जिसकी गवर्नमेंट होगी वो साधारण बहुमत से कोई भी कानून बना सकता है, आसान होगा उसके लिए। आसान है तो ऐसी प्रक्रिया कहलाएगी संविधान का, इसको कहा जाता है लचीलापन, लचीला संविधान। कि केवल जिसकी सरकार है उसने प्रस्ताव पारित कर दिया और प्रस्ताव पारित भी हो गया, क्योंकि आधे से ज्यादा सदस्य चाहिए और सरकार उसी की बनती है जिसका बहुमत होता है, आधे से ज्यादा सदस्य होते हैं जिसके। कठोर संविधान और दूसरी प्रक्रिया पे आइए। दूसरी प्रक्रिया में विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन होता है, या यूं कहें कि कोई प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित होता है। विशेष बहुमत का तात्पर्य क्या है उसको समझते हैं। साधारण बहुमत तो इसमें खुद ही शामिल है, यानी आधे से ज्यादा सदस्यों की सहमति तो होनी ही होनी चाहिए। साथ में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य यानी लगभग 66% सदस्य यदि प्रस्ताव को पारित कर दें तो प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित माना जाता है। अब देखिए, थोड़ा सा टिपिकल हो गया, विशेष बहुमत में थोड़ा टिपिकल हो गया कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का भी 2/3 शामिल हो गया इसमें, तो थोड़ी सी और कठोर प्रक्रिया हो गई। कि दोनों प्रक्रिया संविधान के लचीलेपन को प्रदर्शित करती हैं, और संविधान का जो लचीलापन है कि संविधान में संशोधन करना आसान है, यह लक्षण होता है एकात्मकता का। यदि कठोर प्रक्रिया है तो केंद्र राज्यों में आधिपत्य नहीं कर पाएगा, अपने कानून नियम राज्य की यानी अपनी मर्जी से नहीं थोप सकता है, राज्य की सहमति से ही थोप सकता है। ये क्या है, कठोर में क्या होगा, इसमें राज्यों की सहमति भी ली जाएगी। विशेष बहुमत तो पारित होगा ही होगा, यानी पहले तो केंद्र सरकार विशेष बहुमत से पारित करेगी और फिर राज्य की जो विधानसभा है उसके सदस्य भी इस पर सहमति देंगे, और सहमति का मतलब होता है साधारण बहुमत।
यानी राज्यों की सहमति भी उसमें शामिल हो तो प्रक्रिया और कठोर हो गई है। और सहमति का मतलब होता है साधारण बहुमत से पारित। एक एग्जाम्पल लेते हैं जीएसटी का। बहुत सारे ऐसे संविधान संशोधन विधेयक हैं, जैसे सांसदों के वेतन बढ़ाए जाते हैं, ये साधारण बहुमत से बढ़ जाते हैं जिसका अपने को पता भी नहीं चलता है। और जीएसटी या जो पंचायती राज अधिनियम था, इनको लागू करने के लिए 2-3 बार विधेयक आए। 116वां संविधान संशोधन विधेयक, 117वां संविधान संशोधन विधेयक ये जीएसटी के रूप में लाए गए, लेकिन पारित नहीं हो सके क्योंकि संसद में यानी केंद्र में जिसकी सरकार होती है वो तो पारित करवा देती संसद में, लेकिन राज्यों की सहमति होनी चाहिए, आधे से ज्यादा राज्य की सहमति चाहिए थी उसमें, तो वो पारित नहीं हो पा रहे थे। यानी कठोर प्रक्रिया थी। और कठोर प्रक्रिया का मतलब वो संघात्मकता का लक्षण था। ऐसे ही जो अपन 73वां 74वां संविधान संशोधन से देखते हैं कि 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है संविधान में, ग्राम पंचायत नगर निकाय बनाए गए हैं। ये राजीव गांधी सरकार ने भी 64वां और 65वां 65th अमेंडमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, विधेयक लेकर के आए थे, लेकिन वो विधेयक पारित नहीं हो सका, इसलिए कानून नहीं बन पाया। क्यों पारित नहीं हो सका? क्योंकि ये कठोर प्रक्रिया थी। आई होप कि कठोर और लचीलेपन में आप अंतर समझ चुके होंगे। तो जब लचीलेपन की बात आती है, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत से केंद्र सरकार प्रस्ताव पारित कर दे, इस संविधान का लचीलापन है, ये एकात्मकता का लक्षण है। जब संविधान में संशोधन करना कठिन होता है तो ये कठोर प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, इसमें राज्यों की सहमति और लेनी होती है। साधारण बहुमत से राज्य की विधानसभा भी प्रस्ताव को पारित करती है, जैसा कि अपन ने जीएसटी में देखा है। तो संविधान में जब अपन लिखेंगे कि भारतीय संविधान में संघात्मकता के लक्षण बताइए, तो वहां पे लिखेंगे कठोर प्रक्रिया है साहब संविधान में संशोधन की। जब यही एकात्मक में पूछ लेगा कि एकात्मकता का लक्षण बताइए, तो अपन इसी को लिख देंगे कि संविधान में संशोधन प्रक्रिया आसान है, लचीली है। एक ही बात को तोड़ मरोड़ करके दोनों फीचर्स में अपन लिख सकते हैं। जब एकात्मकता का लक्षण पूछेगा तो उसी संसूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, अवशिष्ट विषयों का एग्जाम्पल देंगे। जब वह संघात्मकता का लक्षण पूछ रहा होगा अपने को, तब भी ऐसे ही एग्जाम्पल्स अपन यूज में लेंगे, लेकिन तरीका दूसरा हो जाएगा जो मैंने बताया है आपको। नेक्स्ट अपन बात करें तो पॉइंट है राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का भाव, नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व असमान है। समझते हैं इस पॉइंट को कि राज्यों का प्रतिनिधित्व असमान कैसे है। एक एक शब्द को समझाने का प्रयास करता हूं मैं कि प्रतिनिधि है, इसमें जो वर्ड है वो प्रतिनिधि है, अपने रिप्रेजेंटेटिव। राज्य यानी स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजता है केंद्र सरकार में। तो केंद्र सरकार में 2 सदन है, एक लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है। केंद्र सरकार की विधायिका में 2 सदन है, एक केंद्र सरकार, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा नाम से पता चल रहा है किसका सभा है, लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल है, लोगों की सभा है ये लोकसभा, यानी जनता निर्वाचित करके भेजती है। और ये है राज्यसभा, यानी राज्यों की सभा है, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं यहां पर। अब इनका मतलब क्या है और अच्छे से समझ में आएगा जब अपन लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे, विधायिका पढ़ेंगे। अभी यह है केंद्र में जनता ने मत दिया जब लोकसभा के निर्वाचन हुए, और लोकसभा के निर्वाचन में अपन ने जो गवर्नमेंट चुनी, यानी बहुमत आ गया यहां पर बीजेपी का। लेकिन राज्य के अंदर स्टेट में जब इलेक्शन हुए, राज्य में जब इलेक्शन हुए, तो अपन ने जैसे राजस्थान में इलेक्शन हुए तो मतदान दिया गया और यहाँ पे सरकार आ गई कांग्रेस की, यानी बहुमत किसका है, कांग्रेस की, यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई राज्य के अंदर। अब राज्यसभा राज्य की सभा है, यानी यहाँ पर राज्य का प्रतिनिधित्व जाएगा, और राज्य का प्रतिनिधित्व इस तरीके से बनाया गया है कि राज्य में जिसकी गवर्नमेंट होती है वही राज्यसभा में जाता है।
इसलिए आपने देखा होगा कि केंद्र में यानी लोकसभा में बीजेपी का बहुमत था, लेकिन बहुत सारे विधेयक राज्यसभा में जाकर के अटक जाते थे। राज्यसभा उनको पारित नहीं कर पा रही थी, राज्यसभा से पारित नहीं करवा पा रही थी। ये कह सकते हैं अपन कि बीजेपी पारित नहीं करवा पा रही थी, केंद्र की सरकार पारित नहीं करवा पा रही थी। उसका रीजन था कि राज्यों में जो बहुमत था वो अन्य पार्टियों का था। अब जिस पार्टी का राज्य में बहुमत होता है, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन जो होता है वो राज्य की विधानसभा के सदस्य करते हैं। समझना, राज्यसभा के जो सदस्य होंगे इनका निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्य करेंगे। अब राज्य विधानसभा के सदस्य यानी राज्यों में जिस पार्टी का बहुमत है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। राजस्थान राज्य में 200 विधानसभा सीटें, बहुमत है कांग्रेस का, यानी कम से कम 101 सीट तो कांग्रेस के पास में है। राज्यसभा के लिए इलेक्शन होने हैं, भाग लेंगे 200 सदस्य, बहुमत है यहाँ पर कांग्रेस का, केंद्र में सरकार बीजेपी की, तो ज्यादा चांसेस, बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि यहां से जो निर्वाचित होकर के जाएगा वो कांग्रेस का ही मेंबर होगा। और होगा नहीं, ऐसा हुआ। मनमोहन सिंह राजस्थान से निर्वाचित होकर के गए हैं राज्यसभा में। अभी वो राजस्थान से ही क्यों इलेक्शन लड़े, अब तक असम से आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का मेजोरिटी थी, कांग्रेस का बहुमत था, इसलिए स्पष्ट था कि कांग्रेस का ही उम्मीदवार राज्यसभा में जाएगा। यानी राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व है, राज्यों का प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व है। अब आते हैं अपन अपने टॉपिक पर। अब राज्यों का प्रतिनिधित्व है, ये तो अपन लिख देंगे जब बात आएगी कि संघात्मकता के लक्षण लिखे, तो अपन लिखेंगे कि द्विसदनीय विधायिका है, 2 सदन विधायिका है, जो कि संघात्मकता का लक्षण है, क्योंकि राज्यों को भी इसमें बराबर की पार्टिसिपेट मिल रही है, बराबर की भागीदारी मिल रही है। लेकिन जब यही एकात्मकता में लिखने जा रहे होंगे अपन, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे कि राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है। यूपी से 31 सदस्य जाते हैं, राजस्थान से 10 सदस्य ही जाते हैं, यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रतिनिधित्व है। जबकि अमेरिका में 50 इकाई है, 50 स्टेट है, वहां पे 50 प्रांत है, हर प्रांत से 2 सदस्य सीनेट के अंदर जाते हैं, यानी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 100 सदस्य होते हैं। जबकि अपने यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है राज्यों को। तो असमान प्रतिनिधित्व है, यदि असमान प्रतिनिधित्व है तो किसका लक्षण हो गया, एकात्मकता का लक्षण हो गया, यूनिटरी का फीचर्स हो गया। मेरा अपनी ओर से पूरा प्रयास है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। आगे है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी। आसान सा टॉपिक कि जब आपातकाल लग गया तो आपातकाल में राज्यों के पास में कोई शक्ति नहीं होती है, कानून बनाने की सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास चली जाती है। यानी ये किसका फीचर है, यूनिटरी फीचर से। जब केंद्र के पास में सारी शक्ति आ गई तो एकात्मकता का लक्षण है। ऐसा ही होता है आपातकाल में। ठीक है, आपातकाल को अपन पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, बहुत पूरा टॉपिक है ये। फिर एकल नागरिकता टॉपिक मैंने आपको बता दिया। एक टॉपिक आता है एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। एकीकृत न्यायपालिका, इसमें अपन क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं संघात्मकता के अकॉर्डिंग, एकात्मकता के अकॉर्डिंग। न्यायपालिका की एकीकृत व्यवस्था है, राज्यों का अलग से कोई न्यायालय नहीं होता है। नंबर 1 पॉइंट, राज्यों का अलग से कोई न्यायालय नहीं। जैसा कि अमेरिका में होता है। ये आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछ ले तो अपन इसमें महत्व में ये लिखेंगे इसको कि राज्यों का अलग से न्यायालय तो नहीं है, लेकिन उसका रीजन ये भी है कि अलग से संविधान भी नहीं है
और न्यायालय का मुख्य कार्य कानूनों की व्याख्या करना होता है। तो जब अलग संविधान ही नहीं है तो एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था दी गई है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय न्यायाधीश, इनको भी संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है। इनकी भी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति ही करता है। नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति ही करता है। यह है एकीकृत न्यायपालिका में। ठीक है, अलग से राज्यों का कोई न्यायालय नहीं है इसमें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। हालांकि राज्य अलग से अपने लिए प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं, केंद्र भी अपने प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है, लेकिन जो आईएएस अधिकारी होते हैं या अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विसेज जो है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आते हैं, इस सर्विस में पूरा प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया यानी नियुक्ति तक की प्रक्रिया, इनकी नियुक्ति लेटर पर, अपॉइंटमेंट लेटर पर केंद्र सरकार एवं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। इनको प्रशिक्षण भी केंद्र सरकार द्वारा ही दिया जाता है। केंद्र सरकार के ही और राज्य आरोप भी लगाते हैं कि ये केंद्र सरकार के एजेंट की तरह कार्य करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज की जो पूरी प्रक्रिया है वो केंद्र सरकार ही संपन्न करती है, कार्य राज्य सरकार राज्यों के अंदर करते हैं ये। तो ऑल इंडिया सर्विस भी एकात्मकता का लक्षण है। फिर बात आता है इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, एकीकृत लेखा परीक्षक केक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसकी नियुक्ति आर्टिकल 148 के तहत अपॉइंट किया जाता है। केग कार्य जो करता है केंद्र सरकार के लिए करता है, राज्यों के लेखाओं की भी ये जांच कर सकता है। सबसे मेन पॉइंट इसमें है कि राज्यों की अकाउंट्स जो है उनके लेखाओं की जांच कर सकता है, उनकी भी ऑडिट कर सकता है, अकाउंट्स की ऑडिट कर सकता है। हालांकि ये रिपोर्ट संबंधित राज्य होता है उसके राज्यपाल को सौंपी जाती है और राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल में रखवाता भी है, लेकिन एक ही मशीनरी है। राज्यों के लिए अलग से कोई ऑडिट मशीनरी का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। ये एकात्मकता का लक्षण है। और बात करते हैं अपन राज्य सूचीबद्ध संसद का प्राधिकारी, मैंने बता दिया आपको। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल को एजेंट कहा जाता है केंद्र सरकार का। तो राज्यपाल की नियुक्ति का, अमेरिका में राज्यपाल का निर्वाचन होता है, लेकिन भारत में जो नियुक्ति होती है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा में हालांकि नॉमिनेटेड वर्ड लिखा गया है कि मनोनीत किया जाता है राज्यपाल को, अपने यहाँ पर अपॉइंट लिखा गया है कि अपॉइंटेड है राज्यपाल गवर्नर, लेकिन अपन ने जो लिया है ये कनाडा के संविधान से लिया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति एकात्मकता का लक्षण है। फिर पॉइंट है एकीकृत इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। निर्वाचन आयोग एक ही है, राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन भी वही करवाता है। केंद्र की निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, लोकसभा, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्यों की विधानमंडल के निर्वाचन करवाता है। हालांकि 73वें 74वें संविधान संशोधन के तहत राज्यों में एक निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है जिसे राज्य निर्वाचन आयोग कहा जाता है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति भी आप देखेंगे, जो राज्य निर्वाचन आयोग की कार्य प्रणाली है उसे डील करने की जिम्मेदारी केंद्रीय निर्वाचन आयोग को ही होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि निर्वाचन मशीनरी एक ही है देश में, ये एकात्मकता का लक्षण है। लास्ट पॉइंट है राज्यों के विधेयकों पर वीटो। एक शब्द आया है विधेयक और एक शब्द है इसमें वीटो की शक्ति, वीटो।
विधेयक जो विधि बनेगी जिसके ऊपर, यानी एक प्रस्ताव होता है जिस पर कानून बनेगा, जो विधानमंडल में लाया जाता है, विधायिका में लाया जाता है, व्यवस्थापिका में लाया जाता है, लेजिस्लेटिव में लाया जाता है। ये जो विधेयक है, ये जो बिल है, ये बिल यदि पारित हो गया, जो ये प्रोसेस है इसका कि साधारण बहुमत से होगा, विशेष बहुमत से होगा, या आधे से ज्यादा राज्य सहमति देंगे, यदि ये पारित हो गया तो ये विधेयक पारित होने के बाद में बन जाता है एक्ट, अधिनियम बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। अब राज्य की विधायिका में भी ये विधेयक लाया जा सकता है कानून बनाने के लिए। राज्य की विधायिका मतलब राज्य विधानमंडल, जबकि केंद्र की जो संसद है, केंद्र की विधायिका है, उसमें भी ये बिल लाया जाता है। यहां पर बात आती है कि राज्य विधानमंडल में कोई विधेयक लाया गया है तो उस पर वीटो करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को, यानी राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। बात राज्य की हो रही है और वीटो सुरक्षित रखा जा रहा है, यानी विधेयक सुरक्षित रखा जा रहा है विचार के लिए। किसके लिए? राष्ट्रपति विचार करेगा इसके ऊपर। ये लक्षण किसका हो गया? एकात्मकता का लक्षण हो गया, क्योंकि कानून बनाने की शक्ति यहाँ पर केंद्र ने अपने पास रख ली, अंतिम पावर केंद्र ने अपने पास ही रख ली। ये कुछ मेन फीचर्स हैं जो एकात्मकता के लक्षण को बताते हैं। मैंने अपनी ओर से एक एक पॉइंट को स्पष्ट करने का प्रयास किया है और संघात्मक लक्षण के बारे में मैंने पहले वीडियो बना दिया है। पॉइंट आपस में कोरिलेट करते हैं, एक ही पॉइंट को आप वहां पे भी समझा सकते हैं, यहाँ भी समझा सकते हैं, थोड़ा से कंसेप्ट आपके यदि क्लियर हो तो। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन।